तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज के इस पॉडकास्ट में। आज हम लोग बात करने वाले हैं सचिन सर के बारे में, जो आप लोग कई बार क्लास में उनसे पूछना चाहते हैं बट वो आंसर नहीं देते थे। तो आज के पॉडकास्ट में हम लोग सचिन सर की कंप्लीट लाइफ के बारे में जानने वाले हैं। बचपन में वो बैक बेंचर थे या बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते थे, क्या करते थे, क्या उनकी स्ट्रैटेजी थी, कैसा उनका पूरा लाइफ रहा है, आज के इस पॉडकास्ट में हम लोग जानने वाले हैं। और साथ में आप लोगों ने देखा है सचिन सर को बहुत सारे बच्चों को रीजनिंग में मैं कहूँगा एक्सपर्ट बनाया है उन्होंने, बहुत सारे बच्चों को मोटिवेट किया है। तो ये भी जानेंगे हम लोग कि बचपन में उनको मोटिवेट कौन करता था। तो सर स्वागत है आपका आज के इस पॉडकास्ट में। थैंक यू सर। कैसा लग रहा है सर? आपके साथ बैठकर सर प्राउड फील हो रहा है। प्राउड फील हो रहा है बिल्कुल। हाँ जी सर। तो सर कई बार बच्चे आपसे क्लास में पूछते हैं कि सर कैसे थे पहले, आपका क्या रहा था, आप बैक बेंचर थे नहीं थे, वहाँ तो आप कई बार इग्नोर कर देते थे। तो सबसे पहले सर एक सवाल जो बच्चे पूछना चाहते हैं हमेशा से, अच्छा बच्चों का सवाल नहीं, पहले तो मेरा सवाल पूछना चाह रहा हूँ मैं आपसे कि आप रीजनिंग एक्सपर्ट है, रीजनिंग आप बच्चों को गाइड करते हैं, पढ़ाते हैं। बट सर कई बार हम लोग जब एग्ज़ाम देकर आ रहे हैं, बच्चों के लिए आप एग्ज़ाम देकर आते हो, देखते हो कैसा पेपर का पैटर्न आ रहा है। हाँ, एग्ज़ाम इसलिए देने जाते हैं, सर को सिलेक्शन नहीं चाहिए, पहले क्लियर कर देते सर। एग्ज़ाम देने जाते हैं केवल सर एग्ज़ाम पेपर देखने के लिए, और केवल रीजनिंग अटैम्प्ट करते हैं वहाँ पर, और इंग्लिश अटैम्प्ट करते हैं, मैथ्स को हाथ भी नहीं लगाते हैं। तो सर कभी भी जब भी आप एग्ज़ाम देकर आते हो, उसके बाद जब आपका स्कोर कार्ड आता है तो स्कोर कार्ड कुछ और ही बता रहा होता है कि आपके जो मार्क्स होते हैं सबसे ज़्यादा इंग्लिश में होते हैं। तो सर यहाँ पर ये बताइए कि अगर आपके इंग्लिश में सबसे ज़्यादा मार्क्स आते हैं तो आपने इंग्लिश को एज ए सब्जेक्ट पढ़ाना क्यों स्टार्ट नहीं किया, और आप रीजनिंग क्यों पढ़ा रहे हो? सर सबसे पहले तो आता है कि रीजनिंग क्यों पढ़ा रहा हूँ। वैसे तो सर स्कूल टाइम से मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है मैथ्स। ठीक है। पर दिक्कत ये थी वो मेरा फेवरेट बनाया गया था पापा द्वारा। पापा का फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स था। पापा को मैथ्स में हमेशा आउट ऑफ मार्क्स मिलते थे। तो मेरा जब भी स्कोर कार्ड आता था तो उनको दिखता था कि सिर्फ साइंस ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मैं 90+ हूँ, और साइंस छोड़ के बाकी सारे सब्जेक्ट हैं जिनमें मेरे 60 भी क्रॉस नहीं हो रहा है आउट ऑफ 100। तो पापा को ये देख के बहुत गुस्सा आता था। तो पापा को बाकी सब्जेक्ट के साथ इतना ज़्यादा ये नहीं था, बट मैथ्स को लेकर उनका जो लगाव था, तो पापा के इतने फटके खाए कि फिर इन द एंड 9th तक आते आते, मतलब मैं फटके खा रहा हूँ 6th स्टैंडर्ड से, तो 9th तक आते आते मैथ्स मेरा फेवरेट बन गया और मैथ्स में मेरे सबसे ज़्यादा मार्क्स आने लगे। तो जब बैंकिंग का जर्नी शुरू किया तो मेरा यही था कि यार मैथ्स तो मेरे को आती है, बाकी के सब्जेक्ट पढ़ लूँगा, सारा हो जाएगा। तो ये सोचकर शुरू किया और वैसा रिजल्ट भी देखने को मिला। पर जब बारी टीचिंग की आई तो पुणे की एक ऑफलाइन कोचिंग में मुझे मौका मिला, और सबसे पहले मैंने उधर मैथ्स के लिए अप्लाई किया था। तो जिनका वो इंस्टीट्यूट था वो बोले यार आप मैथ्स पढ़ाओगे, मैं भी मैथ्स पढ़ाता हूँ। हाँ, तो मैं क्या जॉब छोड़ दूँ? हाँ, मेरा इंस्टीट्यूट है। हाँ। तो वो बोले यार मेरे पास रीजनिंग के लिए कोई नहीं है। मैंने कहा चलो ठीक है। तो वहाँ से रीजनिंग शुरुआत करें। एक्चुअली तब तक रीजनिंग पढ़ाने का मैंने सोचा भी नहीं था। तो शुरू में पहला साल थोड़ा सा सारा चीज़ें मतलब आता, एक होता है कि आपको आता है और दूसरा आपको दूसरे को समझाना है। तो पहला साल तो इसी में निकल गया कि हमें आ रही चीज़ें हम सामने वाले के पर्सपेक्टिव से कैसे समझाएं। तो पहला साल इसमें निकल गया। फिर कुछ प्रॉब्लम्स पता चले। स्टूडेंट को जब बताते तो डाउट पूछते हैं, तो फिर समझ में आता है यार हम इस तरीके से उनको कन्वे करते हैं तो उनके थॉट प्रोसेस में दिक्कत आ रही है। तो वहाँ से फिर हम अपना डिलीवरी का मेथड चेंज करते हैं, हम अपने वर्ड्स चेंज करते हैं, तो फिर वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते आते ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या हो गया कि अब इतने सारे बच्चों ने डाउट पूछ लिए हैं। बहुत बार मैं सेशन में ही बोल देता हूँ कि अगले 15, 20, 25 मिनट कोई डाउट नहीं पूछेगा, क्योंकि इस टॉपिक में क्या क्या डाउट आने वाले 99% डाउट मेरे को पहले से पता है। तो आपके बिना पूछे मैं डाउट का आंसर दे दूंगा। तो ये इतने सारे स्टूडेंट के साथ बातचीत करके ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये जो आप कह सकते हो कमांड इस सब्जेक्ट पे बनी है, वो इसी का नतीजा है। अब आपके सवाल के दूसरे पार्ट पर आते हैं कि इंग्लिश का क्या सीन है। सर क्या है ना, मतलब खुशकिस्मती से हमें टीचर्स बहुत अच्छे मिले जब हम स्कूल में थे। तो हमारे एक इंग्लिश के टीचर थे जो 9th स्टैंडर्ड में हमें मिले थे, 8 और 9th स्टैंडर्ड में थे, विसापुरकर सर, मुझे आज भी नाम याद है उनका। तो उन्होंने हमें ग्रामर इस तरीके से पढ़ाई थी कि वो ग्रामर पता नहीं कब जहन में बैठ गई। और मैं आज भी बच्चों को बोलता हूँ यार आप मुझे कोई रूल पूछ लोगे इंग्लिश का, मैं रूल नहीं बता पाऊँगा आपको, बट आप मुझे कोई क्वेश्चन दे दोगे तो चांस अच्छा है कि 80-85% क्वेश्चन मैं सही सॉल्व कर दूँगा। 80-85 क्वेश्चन ग्रामर के तो सॉल्व कर दूँगा, और ऊपर से रीडिंग की आदत है थोड़ी बहुत, तो रीडिंग बेस्ड क्वेश्चंस भी बन जाता है। तो इंग्लिश में क्या हुआ ना,
टीचर्स अच्छे से मिले और ऊपर से रीडिंग की हैबिट है, जो बार बार स्टूडेंट को बोलते रहता हूँ कि यार रीडिंग कर लो, क्योंकि रीडिंग अच्छी है तो इंग्लिश का पेपर ज़्यादा परेशान नहीं करता है, फिर वो कोई भी एग्ज़ाम हो। तो इस वजह से वो हमारे टीचर्स की कृपा है, जिसकी वजह से इंग्लिश सर यहाँ पर है ना एक चीज़ आ रही है कि ठीक है आपका बचपन से इंग्लिश स्ट्रांग था, टीचर अच्छे मिल गए थे, बट अभी हमारे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनका बचपन में इंग्लिश अच्छा नहीं था, हिंदी मीडियम से थे, तो आज वो थोड़ा सा ना चैलेंज फेस कर रहे हैं इंग्लिश सब्जेक्ट को लेकर, तो उनके लिए आपका क्या सजेशन रहेगा, क्या करना चाहिए उन लोगों को? सर यार मैं उनको है ना एक वही चीज़ बताऊंगा जो मुझे मेरे टीचर ने बताई थी। मतलब हमारे सर बिल्कुल साफ कहते थे यार कि इंग्लिश लैंग्वेज है और आप उसको सब्जेक्ट की तरह पढ़ रहे हो, है ना। इंग्लिश हम मैथ्स रीजनिंग की तरह नहीं पढ़ सकते, हिस्ट्री की तरह नहीं पढ़ सकते, क्योंकि वो लैंग्वेज है। और कोई भी लिंग्विस्टिक साइंस क्या कहती है कि आप लैंग्वेज को तभी अच्छे से समझ सकते हो जब आप उस लैंग्वेज को पहले सुनते हो। हमारी मदर टंग, तो हमारी मदर टंग बचपन में हमने सबसे पहले सुनी होती है ना। उसके बाद हम बोलते हैं, हाँ, और बोलने के बाद हम लिखने की कोशिश करते हैं और फिर जाके हम उसको पढ़ना या लिखना शुरू करते हैं। इंग्लिश के साथ एग्जैक्टली उल्टा सीन होता है। अगर आपको याद है हम लोगों ने इंग्लिश कैसे पढ़ी है, सबसे पहले हमने ABCD लिखना सीखा है ना। मतलब जो सबसे आखिरी में स्टेप होना चाहिए वो हम सबसे पहले कर रहे हैं। उसके बाद हमने पढ़ा बोला ये सब दूर में है ना। मतलब कभी कभार पढ़ लिया तो पढ़ लिया, बोलना बहुत दूर की बात है। तो हमारे सर यही कहा करते थे कि यार आप लोग इंग्लिश को गलत तरीके से पढ़ते हो, इसलिए आपको इंग्लिश बहुत ज़्यादा परेशान करती है। अगर आप इंग्लिश को एक लैंग्वेज की तरह, मतलब इंग्लिश सुनोगे, सुनने के बाद बोलने की कोशिश करोगे और फिर पढ़ोगे, तो फिर आप इंग्लिश में कमांड हासिल कर सकते हो। बट यहाँ पे चैलेंज क्या आता है ना सर, बोले किसके साथ, इंग्लिश बोलनी दिक्कत है। और सुनने जाए तो वो एक्सेंट में प्रॉब्लम आती है ना। वो ब्रिटिश एक्सेंट होता है, अमेरिकन एक्सेंट होता है, पिक्चर देखे तो समझ में नहीं आती। इसलिए तो कुछ क्रांतिकारी लोग होते हैं ना सर, आवाज़ बंद करके इंग्लिश पिक्चर देखते हैं हमें सर। तो समझ गए बच्चे, समझ गए। हाँ, तो ये वाला सीन होता है। तो एक सजेशन ये रहेगा कि सर रीडिंग की आदत डालना, है ना। मतलब बोलना या सुनना अगर पॉसिबल भी नहीं है, पढ़ तो सकते हैं सर, पढ़ तो सकते हैं। इंटरनेट का ज़माना है, बहुत सारी चीज़ें पढ़ने के लिए अवेलेबल होती है, तो इंग्लिश पढ़ सकते हैं। तो रोज़ आधा घंटा इंग्लिश पढ़ेंगे तो मेरे हिसाब से अभी वो जो भी एफर्ट इंग्लिश सुधारने के लिए ले रहा है, रोज़ आधा घंटा इंग्लिश पढ़ के वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। चलिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा सर आपसे। आपकी भी एक जर्नी रही होगी ना, मतलब आपने कॉलेज कंप्लीट किया, तो क्या आपका पहले से ऐसा प्लान था कि टीचर बनना है, या फिर बाद में आगे चलते 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 समझ में आ गया कि जो मेन चीज़ है वो तो बाद में बात करेंगे, जो आपका दिखता है अभी, बट पहले हम लोग टीचिंग पे बात करते हैं कि टीचिंग की जर्नी आपने कैसे स्टार्ट की थी, और यहाँ पर है ना हम लोग स्टार्टिंग से बात करते हैं, जब आपने क्या सपना देखा था, वो सपना अचीव हुआ नहीं हुआ, या जो आप चाहते थे वो आपको मिला नहीं मिला? सर टू बी ऑनेस्ट नहीं मिला। मतलब मैंने करी है इंजीनियरिंग। सर यहाँ पर एक पॉइंट बोलूँगा मैं, जैसे आपने बोला ना टू बी ऑनेस्ट नहीं मिला, तो एक हम लोगों की ना सोसाइटी की एक मेंटेलिटी होती है कि एक जो टीचर होता है ना वो फेलियर होता है। मतलब मैं देखता हूँ ना, कहीं भी देखता हूँ कि हर कोई अपने बच्चों को देखता है, एक डॉक्टर देखना चाहता है, इंजीनियर देखना चाहता है, बड़ा बनते हुए देखना चाहता है, बट टीचर को देखते ना तो एक देखने का नजरिया ऐसा होता है कि यार शायद ये अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाया इसलिए टीचर बन गया। ठीक है, तो ये पॉइंट को भी अपन लोग कंसिडर करके थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि क्या अचीव किया है आपने। जैसे आपने जो बोला है ना कि जो चाहता था वो तो नहीं मिला, तो वो नहीं मिला तो इसका मतलब कि हम फेलियर हो गए? हाँ सर, मतलब ये थोड़ा सा एक स्टिग्मा तो है कि कुछ नहीं कर पाया तो पढ़ा लो बच्चों को। हाँ। ये थोड़ा सा स्टिग्मा है, तो मैं थोड़ा सा वही मेरी कहानी मतलब आपके साथ शेयर करता हूँ। बाकी खैर ओपिनियन तो लोग बनाते रहेंगे, हाँ जी, है ना। हम कुछ भी कैसे भी बोले तो लोगों के अपने अपने पास ओपिनियन रहेंगे। तो मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया कंप्यूटर इंजीनियरिंग से, और उस टाइम मौका था कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग किया है तो आईटी में कुछ अच्छा खासा जॉब ले लूँ, और ऑफ़र भी आए थे, मल्टीनेशनल एमएनसी से ऑफ़र आए थे। बट उस टाइम पे एक सपना था कि यार यूपीएससी करनी है। ओके। हाँ, तो यूपीएससी की तैयारी भी करी, ग्रेजुएशन के बाद कोई जॉब वॉब नहीं लिया, यूपीएससी की तैयारी करी सर, और 1 साल तैयारी करी, पहला अटेम्प्ट दिया। पहला अटेम्प्ट देने के बाद मैंने थोड़ा सा ये रियलाइज़ किया कि यार यूपीएससी क्लियर करने के लिए जो सारी क्वालिटीज़ चाहिए ना, उसमें एक क्वालिटी है कि पेशेंस। तो मेरी लाइफ के उस फेज़ में मेरे पास शायद उतना पेशेंस था नहीं।
तो 1 साल बाद मुझे रियलाइज़ हो गया कि यार नहीं, कि ये अगर करना है तो उतना पेशेंस शायद मैं नहीं रख पाऊँगा। तो उस मोमेंट पे पहले अटेम्प्ट के बाद मैंने डिसाइड कर लिया कि यार यूपीएससी का कुछ अल्टरनेटिव ढूंढता है। तो मेरे दिमाग में आया कि यार यूपीएससी जैसा ही पर उससे थोड़ा सा आसान क्या होता है सर, स्टेट सर्विसेज। तो मेरे दिमाग में आया स्टेट सर्विसेज करता है, तो स्टेट सर्विसेज का भी प्रिपरेशन किया। तो स्टेट सर्विसेज का प्रिपरेशन किया और फिर पहला अटेम्प्ट दिया। उसका जब रिज़ल्ट आया तो एक 1.5 मार्क्स से वो मिस हो गया था। तो फिर लगा कि यार मार्जिन कम है, अगली बार हो जाएगा। फिर क्या होता है ना सर, वो एक सिंसेरिटी चाहिए होती है आपको अपने प्रिपरेशन में। तो जो फेल्यूर की बात कहूँगा ना, तो मैं यही कहूँगा कि वो सिंसियरिटी में अपने प्रिपरेशन में वो टाइम पर नहीं ला पाया। क्योंकि वो सिंसियरिटी नहीं ला पाया, सेकंड जो अटेम्प्ट था वो बहुत बड़े मार्जिन से छूट गया। और फिर उसके बाद लगा कि यार नहीं, अब ये कहानी आगे सही नहीं जाएगी और इतना टाइम भी शायद अपने पास नहीं है। तो फिर उस टाइम पे यार डिसाइड कर लिया कि यार कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है ना, एक उम्र के बाद आप खाली नहीं बैठ सकते हैं। और घर से वैसा कुछ प्रेशर था नहीं, पर एक अपने आप पे भी होता है ना यार कि आप क्या कर रहे हो, हाँ कब तक ऐसे करेंगे आप। तो वो मन अंदर ही अंदर खाया जा रहा था। और सर शायद ये बात है ना, एक एज के बाद सब किसी के हिस्से में आती है कि एक एज के बाद आप नहीं कमा रहे हो, मतलब 25 साल की उम्र हो गई है और फिर भी आप कुछ कर नहीं रहे हो, तो फिर टेंशन वाली बात होती है। तो फिर क्या करें। तो फिर मेरे दिमाग में एक चीज़ आई। उससे पहले 1 साल पहले मेरे भाई ने बिज़नेस स्टार्ट किया था। तो बिज़नेस था केक शॉप का, उसने फ्रेंचाइज़ ली थी और वो फ्रेंचाइज़ चला रहा था। तो मेरे दिमाग में आया कि यार जब तक इधर कुछ नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा अपन बिज़नेस में दिमाग लगाते हैं। तो फिर क्या किया कि वो जो हमने फ्रेंचाइज़ ले रखी थी, थोड़ा सा आइडिया लिया, फिर वो सारी चीज़ें सीखी और फिर हमने अपना खुद का प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया। तो वो एक उसके बाद 1-1.5 साल मैंने पूरा बिज़नेस में ध्यान दिया, खुद का प्रोडक्शन स्टार्ट किया। कुछ और फ्रेंचाइज़ हम लोगों ने अपने ब्रांड के दिए दूसरों को। तो ये ऐसा अच्छा खासा चला। बट क्या होता है ना सर, थोड़ा सा एक मेंटालिटी रहता है कि यार जॉब, तेरे को इंजीनियर इसलिए तो नहीं बनाया कि तू इधर आके केक बेचे। तो ये पापा के मन में कहीं ना कहीं बात रहती थी और वो बोलते भी थे मतलब। और हम लोगों का कैसा रहता है यार, हो तो रहा है ना, इन द एंड चाहिए क्या, पैसा चाहिए। तो वो ठीक ठाक मिल रहा था। और फिर पापा का था यार कि इंजीनियर तुझे इसलिए मैंने नहीं बनाया कि तू इधर आके केक बेचे। तो फिर ऐसे में यार मैंने कहा कि यार फिर वापस यूपीएससी एमपीएससी के पास तो जा नहीं सकते। तो फिर क्या करे, फिर मैंने थोड़ा सा सारा स्टडी कर लिया, होमवर्क कर लिया और फिर सारे एग्ज़ाम्स के बाद है ना मुझे बैंकिंग एग्ज़ाम्स के बारे में पता चला। बैंकिंग एग्ज़ाम का मुझे आइडिया भी नहीं था तब तक। तो बात है मई 2017 के आसपास, जब मुझे पहली बार बैंकिंग एग्ज़ाम का पता चला। तो मैंने थोड़ा सा होमवर्क किया, क्या होता है कैसे होता है, सिलेबस वगैरह जान लिया। और मई 2017 के बाद डिसीजन मैंने मई एंड में ले लिया। और मैंने जब सब पता किया तो मुझे पता चला कि तब ऑनलाइन इतना था नहीं, है ना। बैंकिंग एग्जाम सर 2017 में तो ऑनलाइन इतना बूम नहीं हुआ, कोरोना के बाद ये सब बूम हुआ, ऑफलाइन कोचिंग होती थी। तो मुझे पता चला यार तब दिल्ली में बहुत अच्छी कोचिंग है एस बैंक एसएससी के लिए। तो एक कोचिंग का नाम मुझे किसी मैगज़ीन से पता चला, तो मैं दिल्ली आ गया। मैंने कहा आप दिल्ली में आके प्रिपरेशन करेंगे। और पापा इस चीज़ के लिए थोड़ा रेडी नहीं थे, क्योंकि ऑलरेडी 2 कोचिंग हो चुकी थी, एमपीएससी हो गया, यूपीएससी हो गया। तो फिर पापा का ये था यार तू उधर जाएगा, फिर ये वो। तो एग्जैक्टली पापा चाहते क्या थे? नहीं, आप जब केक का कर रहे थे तो पापा बोल रहे थे कि कुछ करना है इधर, हाँ। और जब इधर चाह रहे थे तो पापा बोल रहे कि हाँ नहीं, क्योंकि क्या होता है ना सर, देखो उनके पास हिस्ट्री था और हिस्ट्री उनके पास ये था कि यार एक कोचिंग के लिए इसको पैसे दे दिए, हाँ कुछ नहीं किया, दूसरे के लिए दे दिए, कुछ नहीं। मेरे को यहाँ पर ऐसा लगता है सर, पेरेंट्स है ना इन सब चीज़ों ज़्यादा ये सोचते हैं कि ये अपना टाइम और बर्बाद ना करें। हाँ यस। तो पेरेंट का क्या होता है ना, इन द एंड सारे पेरेंट अपने बच्चों को सक्सेसफुल होता हुआ देखना चाहते हैं। बट वही है कि उनको एक चीज़ का डर लगा रहता है, जब हमारी गलतियां हो चुकी होती है तो उनको एक डर लगा रहता है कि यार ये फिर से वही गलतियां ना दोहराते। तो बस ये उनका था। तो फिर मैंने इन द एंड उनको कहा कि यार मुझे बस 6 महीने दे दो, अगर ये 6 महीने में मैं कुछ नहीं कर पाया तो फिर आगे देखते हैं क्या है क्या नहीं, मुझे बस 6 महीने दे दो।
तो फिर पापा बहुत सारी डांट लगाई। पर जब फाइनल डिसीजन हो गया कि मुझे दिल्ली जाना है, बाप का दिल होता है। हाँ। मुझे आज भी याद है, मतलब 26-27 साल की उम्र हो गई, फिर भी एक इंसान मुझे पुणे से, वो पापा जिन्होंने डांट हाँ। लगाई थी, वो पुणे से दिल्ली मुझे पीजी छोड़ने के लिए मेरे साथ आए थे, क्योंकि पहली बार मैं घर से बाहर रहा था। तो ये बाप का दिल होता है। डांट भी लगाएगा, डांट वो किसके लिए लगाता है, क्योंकि उनको देखना यार उनके बच्चे का भविष्य अच्छा हो, है ना। पर उनका प्यार भी होता है, प्यार था इसीलिए वो मुझे वहाँ से छोड़ने के लिए आए। तो फिर उसमें मुझे दिल्ली में आने के बाद जो कोचिंग मैंने देखा था, वो सिस्टम रहता है उधर, एक डेमो देख लो, है ना। तो फिर डेमो देखा, मुझे ठीक नहीं लगा। तो मुखर्जी नगर में जितनी भी कोचिंग थी जो बैंकिंग की तैयारी करवा रही थी, लगभग सब में मैंने डेमो ले लिया। 10 दिन मैंने कोई डिसीजन नहीं लिया। उसके बाद मुझे कोचिंग सही लगी, मैंने ज्वाइन कर ली, और तकरीबन 15 जून या 20 जून के आसपास मेरी बैच शुरू हुई थी। ओके। तो ऐसे मेरी बैंकिंग की शुरुआत हुई। और बैंकिंग की शुरुआत करने के बाद मैंने सबसे पहला एग्जामिनेशन दिया आरआरबी का, रीजनल रूरल बैंक का। प्रीलिम्स उसका शायद अगस्त में था, तो वो क्लियर हो गया। और उसका मेंस एग्ज़ाम हुआ था नवंबर में, तो वो भी क्लियर हो गया। और उसका इंटरव्यू मैंने दिया था दिसंबर में आरआरबी पे। ये मेरी ज़िंदगी की पहली बैंक एग्जामिनेशन थी जो क्लियर हो गई। मतलब पहली एग्ज़ाम दिया तो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया। और उसके बाद इंटरव्यू दिसंबर में दिया, उसका रिज़ल्ट 1 फरवरी को आया। पर इत्तेफाक ऐसा था कि रिज़ल्ट दिसंबर में इंटरव्यू दिया, तो इंटरव्यू देने के बाद तो घर पे ही था, घर पे चले कोचिंग गए। वगैरह सब कंप्लीट हो गई। पापा बोले कि अब वापस आ जा, अब उधर नहीं रहे, हाँ उधर नहीं। तो फिर वापस आ गया मैं। तो फिर एक महीना क्या करे, तो मैंने एक पेपर में एडवर्टाइजमेंट देख ली कि ये पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट है जहाँ पर रिक्वायरमेंट है। मैंने कहा जब तक रिज़ल्ट नहीं आता तब तक इधर पढ़ा लेता है। तो ऐसे मैंने बैंकिंग में पढ़ाना शुरू किया। और रीजनिंग कैसे चूज़ किया, ये तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बता दिया। तो ऐसे मेरे बैंकिंग की टीचिंग की जर्नी शुरू हुई। बट इससे पहले भी मैंने टीचिंग का काम किया था। टीचिंग का काम जब मैंने थोड़ा सा वो उधर होने लगा पापा के साथ, तो फिर मैंने कहा कि चलो क्या करना है, कुछ तो जॉब करना है, तो टीचिंग से शुरुआत करते हैं। तो मैंने शुरुआत करी 11th-12th को कंप्यूटर साइंस पढ़ाने से। तो एक कॉलेज था पुणे में, उसमें मैंने एक 11th और 12th को कंप्यूटर साइंस पढ़ाया। उसके बाद वहाँ से छोड़कर मैंने पुणे में एक प्राइवेट कोचिंग ज्वाइन कर लिया, जिसमें मैं साइंस पढ़ाता था स्टूडेंट्स को। तो साइंस मैंने 8, 9, 10 के स्टूडेंट्स को साइंस पढ़ाया, और 11th-12th वालों को मैंने इकोनॉमिक्स भी पढ़ाया है। तो ऐसी मेरी ओवरऑल टीचिंग की जर्नी रही। मतलब इंजीनियरिंग करने के बाद, बैंकिंग एग्ज़ाम्स क्लियर करने के बाद भी ओवरऑल टीचिंग की जर्नी देख चुका था मैं। तो फिर अच्छा लग रहा था ये जॉब, ये इस चीज़ में मज़ा आ रहा था। तो मैंने कहा कि यार बैंक एग्ज़ाम्स क्लियर हुए हैं, तो फिर इसी में देखते हैं क्या आगे कर सकता है। तो उसके बाद परमानेंट मन बना लिया कि अब इसी में रहता है। और सर बैंकिंग ना ज्वाइन करते हुए इधर टीचिंग में आने का सबसे बड़ा डिसीजन है मुखर्जी नगर का बत्रा सिनेमा हॉल। ओके। हाँ, क्या है ना, उधर संडे को बत्रा सिनेमा हॉल में क्लासेस लगती थी। तो एक ऐसी क्लास में मैं गया और उधर देखा पूरा का पूरा सिनेमा हॉल बच्चों से भरा हुआ है। इतना खचाखच भरा हुआ है, बैठने के लिए जगह नहीं है। जो टीचर पोडियम पे, उधर स्टेज है, स्टेज पे खड़े रह के जो टीचर पढ़ाते हैं, उस स्टेज पे बच्चे बैठे हैं, ऐसे लाइनों में नीचे बच्चे बैठे हैं। वो माहौल देखा, मैंने कहा यार एक बार इधर लेक्चर लेना है। तो फिर उसके बाद मेरे मन में मतलब इस फील्ड में टीचर बनने की ज़्यादा चाह जागी। और फिर मतलब ये एग्ज़ाम क्लियर होने के बावजूद भी मैंने उधर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, इधर अपना पूरा देने लगा। तो ऐसी ओवरऑल जर्नी रही है। फिर वहाँ से आपने डिसाइड कर लिया यस, टीचिंग ही करना है। यस, आपने टीचिंग की जर्नी स्टार्ट की थी पुणे से ही की थी, ऑफलाइन कोचिंग यस, से? पुणे ऑफलाइन कोचिंग से। तो एक सवाल है मेरा कि आप ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ाते थे, हाँ। तो वहाँ से पढ़ाना छोड़कर आप कहीं और क्यों गए थे, और वहाँ पर क्या रीज़न बता के गए थे, ये भी एक बार बता दीजिए ताकि पता रहे कि पहली जॉब क्यों छोड़ी जाती है। हाँ जी सर। ऑफलाइन जिधर पढ़ाता था, हाँ जी। दो चीज़ें थी सर। सैलरी वैलरी ठीक ठीक ही आ रही थी, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा थी और ऐसा भी नहीं कि बहुत कम थी। मतलब जितनी एक अपनी ज़रूरतें थी उस टाइम के हिसाब से तो ठीक थी। बट फिर क्या हुआ ना, एक सिचुएशन ऐसा है जिधर मुझे लोन लेना था। ओके। तो लोन लेने के लिए मैं बैंक में गया, तो उन्होंने प्रोफाइल के बारे में पूछा
तो प्रोफाइल के बारे में पूछने के बाद मैंने बताया यार ऐसा ऐसा काम करता हूँ, इतना इतना कमाता हूँ। वो बोले कि यार आपके प्रोफाइल पे हम आपको लोन नहीं दे सकते। क्यों? कि मैं जिधर काम करता था वो एक प्रोप्राइटरशिप थी, और प्रोप्राइटरशिप से मुझे अगर सैलरी मिल रही है तो वो सैलरी को इतना क्रेडिबल बैंक कंसिडर नहीं करता। तो फिर ये पहला प्रॉब्लम आया। उस प्रॉब्लम को जैसे तैसे मैंने निपटा दिया। फिर दूसरा प्रॉब्लम आया कि यार अब एक उम्र के बाद शादी भी करनी होती है, तो फिर शादी करने के लिए आप क्या करते हो ये भी देखेंगे सामने वाले। तो फिर वही प्रॉब्लम उधर भी आ गई। तो फिर जब मैंने फाइनली डिसीजन लिया कि अब थोड़ा सा अपने करियर को और आगे बढ़ाते हैं, तो फिर मैंने डिसीजन ले लिया और मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो फिर मैंने उनको वही रीज़न दिया कि सर अब मेरी थोड़ा सा शादी वादी का सीन है। तो मतलब लड़की वाले भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि थोड़ा सा स्टेबिलिटी वगैरह देख रहा है। और फिर ये डिसीजन ओवरऑल अभी एक्चुअल सचिन आड़ेकर बाहर आ रहा है। तो ये एक्चुअली रीज़न था कि मतलब शादी थी। तो शादी की वजह से थोड़ा स्टेबिलिटी वगैरह एंगल जो हम नहीं सोच रहे थे, है ना। पर तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है। तो फिर उसके बाद ऑनलाइन करियर में स्विच ऑनलाइन में आपने स्विच कर लिया था, ऑनलाइन पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। आपका पहला वीडियो मैंने देखा था। ठीक है, बहुत प्यारा वीडियो था वो। मतलब लिटरली बताऊँ ना सर, जब मैंने पहली बार देखा था, मैं किसी और ऑर्गेनाइजेशन में था, आप अलग थे। तो मैंने देखा कि यार ये लोग एक छोटे से बच्चे को लेकर आ गए। लिटरली बहुत वो दिख रहा था, बट पढ़ाने का टैलेंट अलग दिख रहा था। मतलब लग जाता है ना कि ये बहुत आगे जाने वाला है। अब ये नहीं पता था आगे जाके यहीं आ जाएगा मेरे पास। तो इस पर भी बात करेंगे सर कि जैसे वहाँ आपने जर्नी स्टार्ट की थी, वहाँ सब कुछ आपका अच्छा चल रहा था। उसके बाद जहाँ मैं था वहाँ पर आप आए थे। आने के बाद हम लोगों का सीन कैसा था? वो भी कहानी बहुत प्यारी है। क्या था ना, देखो मैंने एक दूसरे प्लेटफॉर्म पर था, तो उसके बाद सर बहुत सारे उथल पुथल हुई टेक इंडस्ट्री में। और फिर जब बहुत सारे उथल पुथल हो जाती है तो आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में रहते हो उधर थोड़ा सा चैलेंजेस आप फेस करने लगते हो। तो फिर मैंने डिसीजन ले लिया कि यार, और फिर ऊपर से मुझे घर के पास अपॉर्चुनिटी मिल रही थी, तो फिर मैंने डिसीजन ले लिया कि यार चलो अब स्विच करते हैं। तो फिर मैं स्विच करके आपकी कंपनी में आ गया। तो जब मैं पहली बार गया, सुमित सर ठहरे हमारे सीनियर। अब सीनियर तो फिर उनका मिजाज भी थोड़ा सीनियर वाला था, बात करते नहीं थे, है ना। फिर हम लोगों की पहले ज़्यादा बनती नहीं थी, बिल्कुल नहीं बनती थी ज़्यादा, मतलब यार बिल्कुल बनती। मुझे याद है सर, कोरोना के पहले हार्डली हमने कुछ इंटरेक्शन किया है। डेफिनेटली नहीं किया। कुछ मतलब याद ही नहीं। मतलब मेरे को तो ये याद है सर, ब्रेकफास्ट करने जाते थे। अगर मैं ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ तो आप आओगे ही नहीं वहाँ पे, और आप ब्रेकफास्ट कर रहे हो तो मैं वहाँ नहीं आता था। तो ऐसा सीन रहता था। और फिर ऐसे ही चला, 1-1.5 साल ऐसे ही चला। उसके बाद कोरोना आया, फिर हम वर्क फ्रॉम होम में चले गए। और फिर जब वर्क फ्रॉम होम से लॉकडाउन के रेस्ट्रिक्शन थोड़े से लूज़ हुए, फिर हम वापस ऑफिस ज्वाइन कर लिए। अब ऑफिस ज्वाइन करने के बाद क्या हुआ, जिधर हमारा ऑफिस शिफ्ट हुआ था उधर घर बहुत महंगे थे, और उधर रेंट पे लेने के लिए फिर चैलेंजेस आते थे। मतलब 30-40 हज़ार रेंट होता था, इतना रेंट कैसे देंगे। तो फिर एक डिसीजन लिया कि हम लोग कुछ मिलके ले लेते हैं। तो मेरे साथ मजबूरी ने दोस्ती करा दी। हाँ, मजबूरी ने दोस्ती करा दी। तो फिर हमारे साथ एक और सर थे, आदित्य सर मेरे पास आए और बोले यार सुमित सर भी ढूंढ रहे। और वो सोच रहे थे कि हम सब लोग एक फ्लैट में शिफ्ट हो जाते हैं। तो 4 लोग थे। फिर मैंने आदित्य को सबसे पहले एक ही लाइन बोली, हम दोनों एक बेडरूम शेयर करेंगे। तो फिर ऐसे तब तक भी मतलब कुछ ज़्यादा बातचीत नहीं थी। पर जब हम लोग एक फ्लैट में शिफ्ट हुए ना यार, तब से थोड़ा माहौल बदलने लगा। तो फिर ऐसा ही हुआ। क्या होता था ना यार कि क्लासेस बहुत सारी रहती थी, सुबह से लेके शाम तक क्लासेस चल रही है। फिर मतलब शाम के टाइम पे क्या होता था, शाम के टाइम पे मेरी क्लासेस थोड़ी ज़्यादा रहती थी, और सुमित सर को एक छोटा ब्रेक पे रहता था। तो उस ब्रेक में वो स्नैक्स खाने जाते थे। तो ऐसा एक भी दिन नहीं था कि वो स्नैक्स करने गए और वहाँ से मेरे लिए कुछ लेके नहीं आए। वो कुछ नहीं तो बिस्किट ला के देते थे, सर बिस्किट खाओ, सेशन चल रहा है उधर, ऐसे आके टेबल पे रख के चल जाते थे। तो फिर ये चीज़ें जब आपको पता चलती है कि यार ये इंसान वैसा नहीं है जैसा आपने सुना है या फिर जैसा आपको लगता है, तो फिर वहाँ से आगे चीज़ें बदली। तो सर मैं ये वाला ही बता रहा था
कि इंटरेक्शन तो ज़्यादा नहीं था और मतलब सुनी सुनाई बातें थी कि ये इंसान पॉलिटिक्स बाजी में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है, जितना हो सके इससे दूर ही रहो। और फिर ये सुना था और जो देखा था वो ये था कि यार आप ज़्यादा बातचीत कर नहीं रहे हो, है ना। मतलब थोड़ा सा एक ये भी था कि यार ये सीनियर इंसान है तो फिर मतलब वो एक थोड़ा सा डर भी रहता है और वो थोड़ा सा सुना भी रहता है कि यार फिर, क्योंकि मैं इंडस्ट्री में ही नया था, कंपनी तो छोड़ दो, मुझे हार्डली 6 महीने का एक्सपीरियंस भी नहीं हुआ था उस टाइम पे। तो फिर ऐसा था कि मैंने कहा चलो ठीक है, जब तक कुछ ज़्यादा इधर तक नहीं आता है तब तक ये दूरी बनाए रखते हैं। और हुआ भी वैसे कि इन द एंड जब सर्कमस्टांसेस बने तब एक साथ रूम शेयर कर लिया, फ्लैट शेयर कर लिया और उसके बाद से कहानी अलग। फिर मैं आपको बताता हूँ, फिर जवानी का जोश, है ना। मतलब आप कह सकते हो 27-28 साल की उम्र में अगर जवान है तो जवानी का जोश हमने, है ना, मतलब जब हम साथ में शिफ्ट हुए तो जिम ज्वाइन कर लिया। ये जिम ज्वाइन करने का रीज़न इनने मुझे आखिरी तक नहीं बताया, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो हम लोगों ने जिम ज्वाइन कर लिया। तो जिम जाते थे हम सुबह 5:30-6, पौने 6 बजे के आसपास जिम जाते थे। और जिम जाने के बाद पूरा दिन का रूटीन ऐसे, तो फिर क्या है ना कि उस पूरे टाइट स्केड्यूल में आपको अपने खाने की तरफ ध्यान देने का टाइम नहीं मिलता है। बट फिर भी इतने टाइट स्केड्यूल के बाद में जब हम ऑफिस से घर पे लौटते थे तो वो जो डाइट का ख्याल है ना वो पूरा ये इंसान रखता था। मतलब खुद का भी डाइट देख लेगा और मेरे लिए भी कुछ ना कुछ बना देगा। मतलब इस लेवल तक बॉन्डिंग हो गई थी बाद में। और मैं आपको बता दूं, सुमित सर के बारे में शायद ज़्यादा लोग ये जानते नहीं होंगे, वो खाना बहुत अच्छा बनाते हैं। तो शाम को जब हम आते थे ना तो डाइट का पूरा मतलब प्रॉपरली जो जो चीज़ें लगती है वो बनाना सारा सुमित सर टेक केयर करते थे। मेरा काम ये होता था बस खाओ। हाँ, तो इस तरीके से बॉन्डिंग हो गया था। फिर फास्ट फॉरवर्ड 2022 में हम फिज़िक्स वाला ज्वाइन किया, साथ में ही किया। और वो भी मैं बता दूं कि फ़िज़िक्स वाला से पहला कॉल इन्हीं को आया था और इनको कॉल आने के बाद तुरंत आप घर के पास गए थे, घर से वापस उठा के ले जाने वाला यही इंसान। मतलब मैं पहले था गुड़गांव में, गुड़गांव से मैं मुंबई इसलिए चला गया कि मैं घर के पास जा रहा हूँ। और फिर सुमित सर बोले यार सर ये देखो एक मैसेज आया है। फिर हम लोग उधर से इधर आ गए, साथ में ही आ गए। तो ऐसे अब तक की कहानी रही है कि मतलब प्रोफेशनल लाइफ के बारे में ऐसी जर्नी रही है। फिर यार मतलब हमारे दोस्ती के किस्से तो बहुत सारे आप लोगों ने सुने होंगे। फिर वो वाला लास्ट ईयर वाला भी मुझे एक सीन याद आता है कि मैं इधर से इंदौर आया था और इंदौर आने के बाद बीमार पड़ा था। और मतलब इतना बीमार पड़ा था कि आईसीयू में एडमिट था। तो उधर मुझे हॉस्पिटल में इधर उधर घुमाना सारा सुमित सर ने किया है यार। मतलब वो शुरुआत के दिन थे जिधर हम एक दूसरे का शायद थोबड़ा देखना भी पसंद नहीं करते थे, ये सच्चाई है। और वहाँ से लेके जब मैं इतना इस स्टेज पे बीमार पड़ा हूँ कि मैं आईसीयू में हूँ, और आईसीयू में कोई घर वाला ख्याल रखता है उससे भी ज़्यादा सुमित सर ने ख्याल रखा। मतलब ये किस्सा तो मैंने बहुत बार सुना है, मुझसे खाया नहीं जा रहा था। मतलब इतना ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो रहा था, वोमिटिंग, और फिर सिचुएशन इतनी ख़राब थी कि कुछ भी खा लूँ तो वो सीधा बाहर आ रहा था, मुझसे खाना खाया ही नहीं जा रहा था। तो सुमित सर लेक्चर लेकर आए और बोले सर आपको खाया नहीं जा रहा है, मैं आपके लिए कुछ प्यारी सी खिचड़ी बना देता हूँ। तो आधा पौना 1 घंटा कुछ ना कुछ करते रहे। 1 घंटे तक उन्होंने मेहनत से खिचड़ी बनाई, बहुत प्यारी महक आ रही थी पर मेरे से खाया ही नहीं जा रहा था। मैंने हार्डली 1 बाइट खाया होगा और मैंने कहा नहीं खिला रहा मेरे से। तो उसके ऊपर भी उन्होंने कुछ रिएक्ट नहीं किया, चुपचाप शांति से वो रखा। फिर अनार लेके आए, अनार छिलके वगैरह दे दिया, वो खा लिया, फिर थोड़ा सा आराम कर लिया और फिर वो ऐसी कहानी चलती रही। सर ये कहानी सोच के मतलब सुनकर ना आज मेरे को थोड़ा सा रियलाइज़ हो रहा है कि हम लोग जब साथ में थे, टाइम मिलता था, बिस्किट में लेके आता था, फिर जिम जाते थे, वहाँ भी मैं खिलाता था, हॉस्पिटल में आप एडमिट थे तो भी मैंने खिलाया। एक बात बताओ, आपका रोल था क्या इसमें? सर खाने का, सर खाना जरूरी होता है सर, क्या बात कर रहे हो? अच्छा सर, वो खिचड़ी नहीं खाई थी ना आपने, तो ये बताओ खिचड़ी खाने कब आ रहे हो फिर? सर अगली बार वही खिचड़ी रखूँगा पैक करके अगली बार। अगली बार सर। नहीं सर, बहुत अच्छी जर्नी रही हम लोगों के साथ में। मतलब कई बार ऐसा हो जाता ना कि
अच्छे तो है, अच्छे से ज़्यादा झगड़े होते हैं जो हम लोगों के। यार ऐसा नहीं कि तो- अब नहीं झगड़ते हाँ। सर, अभी भी झगड़ते। झगड़े तो बहुत प्यारे करते हैं सर, मतलब बट एक चीज़ लगती है सर हम लोगों के झगड़े में कि झगड़े होते हैं उसके बाद ना हमारा ईगो कभी सामने नहीं नहीं आता है। आता, है यस। ना कि एक ईगो हो जाता है ना कि मैं बात नहीं करूँगा, ये बात करेगा तो ही करूँगा, वैसा वाला सीन नहीं होता कभी नहीं रहा है। है। फ़ोन उठा लेते हैं, बात कर लेते हैं, बस सामने वाले को सुना देते हैं। हाँ, और वो फिर सुना भी देता है ना, ये तेरी Actually गलती सर, थी। हाँ, वो पहले प्यार से समझाया जाता है, बट वो चीज़ रहती है हमारे पास और बाद में नहीं but सर, क्योंकि exactly- रिश्ता ऐसा ही रहता है हाँ, सर। एक्चुअली सर फ्रेंडशिप होता ही ऐसा ऐसा है। कि इसी तरीके से चलता है कि अगर उसके बीच में इवन कोई भी रिलेशन है, अगर बीच में ईगो नहीं आता है ना सर, लंबा चलता है वो। चलिए सर, इसके बाद कुछ सवाल आपसे कर लेते हैं। तो सर सवाल ये है आपसे, तो सर अगर आपकी स्टूडेंट लाइफ में जाया जाए और वहाँ देखे तो आप एक टॉपर हुआ करते थे या एक बैक बेंचर थे? सर कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। मतलब अगर मैं बात करूँ 4th स्टैंडर्ड तक तो टॉपर था। ओके हाँ, टॉपर था, मतलब अच्छे खासे मार्क आते थे। 5th स्टैंडर्ड में भी ठीक सर, ठीक। 4th स्टैंडर्ड तो सभी टॉपर हाँ, होते तो हैं। फिर उसको छोड़ देते हैं। फिफ्थ में भी ठीक ठीक था। तो उसके बाद बिलो एवरेज, 6th 7th 8th बिलो एवरेज। मैंने मतलब थोड़ी देर पहले कहा ना कि बहुत मार खाया मैंने पापा हाँ। का। बहुत, मतलब आप सोच नहीं सकते कि अभी वाले पेरेंट्स मारते नहीं हैं, बट हमने बहुत मार खाया है। और आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो ऐसे ऐसे चीज़ों से मार खाया मैंने। तो 8th स्टैंडर्ड में क्या हुआ ना, एक थोड़ा टर्निंग पॉइंट आ गया। हमारे घर वाले हमेशा बोलते कि अच्छे दोस्त रखा कर, अच्छे दोस्त रखा कर, है ना। क्योंकि यार ये ऐसा कहता है ना सर कि आप अपने जो 5 करीबी लोग होते हैं ना, उनके आईक्यू का एवरेज होते हो, तो इसीलिए आपकी संगत बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो 8th स्टैंडर्ड में क्या हुआ ना, मेरा एक दोस्त था, उसका नाम भी सचिन ही है। अभी दुबई में है, मस्त उसकी जॉब चल रही है, आईटी में काम कर रहा है। तो वो मेरी लाइफ में आया, उसके साथ दोस्ती बनी। बहुत होशियार था वो, बहुत होशियार था। तो फिर यार जब आप अच्छे लोगों की संगत में रहते हो ना, तो आपको पता चलता है यार कि ये इंसान अच्छा कर रहा है, आपको भी इसके जैसा अच्छा करना चाहिए। तो उसको देख के मुझे लगता था कि यार करना है ना। तो फिर 9th स्टैंडर्ड में उसके साथ अच्छी खासी यारी दोस्ती बनी, और फिर वहाँ से थोड़ी सी पढ़ाई की आदत लगी। क्योंकि क्या होता, घर रहने के लिए मेरे घर के बाजू में ही था। और हम लोग साइकिल से जाते थे स्कूल में, साथ में ही जाते थे। तो साइकिल से स्कूल तक जाने के लिए 20-25 मिनट का टाइम लगता था। तो वो 20-25 मिनट में जो भी बातें होती थी, आमतौर पे मतलब पढ़ाई की बातें होती थी शुरू में। और फिर वहाँ से जो पढ़ाई में इंटरेस्ट जागा, उससे थोड़ा सा पढ़ाई के टेक्निक पता चले, क्या करना होता है, कैसे करना होता है। फिर वहाँ से जर्नी थोड़ी अच्छी हुई। टॉपर तो नहीं था, बट एक मतलब कह सकते हैं कि एक डिसेंट और अच्छे मार्क्स, मतलब 80% प्लस। हमारे टाइम में 80% अच्छा माना, आजकल सबको मिल रहा है ना, बट वो टाइम पे 80% अच्छे माने जाते थे। 80-85% के आसपास रहता था। नया 10th में भी 86% आए। और एक चीज़, मतलब जो इंग्लिश का डर रहता है ना, मैं उनके लिए बताना चाहता हूँ सर। 10th तक मेरा पूरा एजुकेशन मराठी में हुआ है, प्योर मराठी, मतलब इंग्लिश मीडियम कुछ नहीं। और उसके बाद 11th में जब सबसे पहली बार इंग्लिश आई तो बैंड बजे कि आप सारी चीज़ें इंग्लिश में पढ़ रहे हो, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो आपने पहले मराठी में पढ़ा है। तो पहले तो वो वर्ड की मतलब याद रखो, फिर कॉन्सेप्ट याद रखो, फिर उसको लिखने बैंड बजे अच्छी खासी। तो मुझे जहाँ तक याद है 60% के आसपास मुझे कुछ 11th में आए थे। अच्छा। तो उसके बाद थोड़ा सा कवर अप करके 12th में थोड़ा कवर अप करके ठीक ठीक डिसेंट मार्क्स आए 12th में। बता नहीं रहा हूँ नंबर, मतलब वो ठीक ठीक ही थे। उसके बाद इंजीनियरिंग में सर भौकाल काटा है, इंजीनियरिंग में पढ़ाई नहीं करी। तो इंजीनियरिंग में क्या था, मतलब स्कूल टाइम में पूरा बैक बेंचर था, पूरा बैक बेंचर, है ना, मतलब पीछे बैठ के नहीं समझ गए। हाँ, तो स्कूल टाइम में पूरा बैक बेंचर। तो इंजीनियरिंग में क्या है, मेरे ज़िंदगी में फिर से एक नया दोस्त आया, उसका भी नाम सचिन ही था। मतलब सचिन ही आते थे आपके लाइफ में? मेरे लाइफ में सचिन ही आते, ओके। तो उसका नाम भी सचिन ही था। तो अब उसका था यार मैं पीछे नहीं बैठूंगा, उसको बैठना था फ्रंट बेंच पे। तो इंजीनियरिंग हमने पूरा फ्रंट बेंच पे बैठ के निकाला। उसको बैठना फ्रंट बेंच पे होता था, बट हरकतें सारी उसकी बैक बेंचर वाली थी। तो फ्रंट बेंच पे बैठ के हमने सारी बैक बेंचर वाली हरकतें करी है। तो इंजीनियरिंग में भी कुछ ऐसा खास नहीं। आपके यहाँ ऐसा नहीं होता था कि जो कम पढ़ता है उसको आगे बिठाया जाता था?
सर वो 4th स्टैंडर्ड तक रहता था, ओके। तो उसके बाद तो ऐसा कुछ नहीं था। मतलब यार सर बहुत सारे बच्चे ऑन एन एवरेज ही होते हैं स्कूल में, और वो आज भी डाउट करते हैं कि सर मैं स्कूल में एवरेज था तो क्या अभी मैं एग्ज़ाम क्लियर कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, एक डर बना रहता है उन लोगों के अंदर। सर ऐसे में ना, मैं एक मेरे दोस्त की कहानी सुनाता हूँ। वो भी सुननी पड़ेगी। हाँ सर, अरे सुने सर, क्योंकि वो कहानी से सीखने को मिला। आप ये कह रहे हो ना कि मैं एवरेज हूँ तो मेरे ज़िंदगी में क्या होगा। इंजीनियरिंग में मेरा एक दोस्त है सोमनाथ करके, ओके। सोमनाथ, तो उसके सर 12th तक कभी 60+ मार्क्स नहीं आए, 10th 12th ऐसा ही रहा। पर इंजीनियरिंग में एक भी सेमेस्टर ऐसा नहीं। सर पुणे यूनिवर्सिटी का इंजीनियरिंग बहुत टफ माना जाता है। पुणे यूनिवर्सिटी के अगर 60% है तो वो मतलब ऐसा है कि कई सारे यूनिवर्सिटी के 80% के बराबर माने जाता है। तो उस टाइम पे एग्ज़ाम बहुत स्ट्रिक्ट होता था, सिलेबस भी बहुत अच्छा था, तो उसमें से उसके किसी भी सेमेस्टर में 75 के नीचे नहीं आए। जहाँ पर लोग 60% प्लस जाना अचीवमेंट मानते हैं, वो बंदा 75% के नीचे कभी आया ही नहीं है। तो सर वो वही चीज़ होती है ना, आपको किस मोमेंट पे रियलाइज़ हो जाता है और आप एफर्ट कैसे लेते हो, उसके बाद आपकी कहानी बदलती है ना। कि जिन भी लोगों को लगता है यार मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, आगे क्या ही कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ, तो आपको मन बनाना होता है, और जो मन बना लेते हो उसके हिसाब से फिर मेहनत करने की ताकत अपने आप मिल जाती है। हाँ मैंने इसीलिए बोला था कि सर ये भी सुनना पड़ेगा, बिकॉज स्टार्टिंग में मैंने बोला था ना हम जो नहीं पूछेंगे वो भी बता दोगे। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फेलियर क्या था और उससे आपने क्या सीखा है? सर यार फेल्योर तो वही था कि जो सपना था वो सपने को अचीव नहीं कर पाया, तो फेल्योर सबसे बड़ा यही कह सकते हो। कुछ सपने देखे थे ज़िंदगी में, वो पूरे नहीं कर पाए। बट सर आज अगर यहाँ से देखें ना, तो अगर इसको फेलियर बोलते हैं ना, तो फेलियर भी कितनी अच्छी चीज़ होती है ना। आज आप जहाँ पर हो वहाँ से कितने बच्चों को सक्सेसफुल बना चुके हो। हाँ सर, ये तो मतलब एक सेटिस्फैक्शन रहता है। अगर हम ये चीज़ देखते हैं कि वो फेलियर था, जैसे मैंने बोला सोसाइटी का एक परसेप्शन होता है ये फेलियर था, बट सर वो फेलियर आज ये डिफाइन नहीं कर पाता है कि आज आप क्या हो और आपने कितने लोगों की ज़िंदगियाँ बदल दी है। यस, ये बात तो है सर, क्योंकि क्या है ना, जब हम उस सिचुएशन में रहते हैं ना तो हमें लगता है यार ये नहीं मिला तो ज़िंदगी ख़त्म है। मतलब सर आज की पॉडकास्ट से एक चीज़ लग रही है, फेलियर का डेफिनेशन ही अलग है। यस, फेल्योर का डेफिनेशन अलग है। फेल्योर का सर डेफिनेशन मेरे हिसाब से वो है कि जिधर आपने हार मान ली है, हाँ, जिस सिचुएशन में आपने हार मान ली उस सिचुएशन में आप फेल हो फेलियर हो गए। है ना। तो बस वही एक है कि फेलियर, मुझे बस यही लगता है कि वो जो एक सपना था, जो एक मैंने मेरी ज़िंदगी के बारे में परसेप्शन बनाया था, एक करियर को लेकर, एक पर्सनल लाइफ को लेकर, वो अचीव नहीं कर पाया, वो एक फेल्योर कह सकते हो। और उससे सीखने को ये मिला यार, नो मैटर व्हाट, लाइफ गोज ऑन, ज़िंदगी आगे बढ़ते रहती है, ज़िंदगी बढ़ते रहती है। और आपको आगे आने वाले ज़िंदगी को बेहतर बनाना है। नो मैटर व्हाट आपके पास सिचुएशन कैसी थी, आपने क्या डिसीजंस लिए, उन डिसीजंस का क्या रिजल्ट आया, उन सब को छोड़ के उसको एक्सेप्ट करके, उसका जो भी रिजल्ट है आपको इन द एंड एक्सेप्ट करना है। वो एक्सेप्ट करके आपको अपनी आगे की ज़िंदगी के बारे में सोचना है, और आपके पास जो भी एनर्जी है, आपके पास जो भी थॉट्स है, आपके पास जो भी टाइम है, वो आगे आने वाली ज़िंदगी को बेहतर बनाने में लगाना है। तो बस ये सीखा सर। जैसे सचिन सर आप बहुत सारे बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं आज, है ना। मतलब किसी बच्चे से अगर मैं बात करता हूँ ना तो सचिन सर मतलब मोटिवेशन, ठीक है। कल हम लोगों का सक्सेस पार्टी हुआ था, वहाँ भी हर्षा बार बार मेरे को बता रही थी सर सचिन सर मतलब मोटिवेशन, जहाँ चाहिए हो ना सचिन सर पास चले जाओ। तो एक टाइम पर आप भी स्ट्रगल कर रहे थे अपनी लाइफ में, तो आपको कौन मोटिवेट करता था? सर सबसे बड़ा मोटिवेशन हालात होता है सर। अगर आप अपने उन हालात में फंसे हो जहाँ पे आपको लग रहा है यार इसके बाद कुछ नहीं है, क्योंकि मैं जब मुखर्जी नगर में था और मैंने घर वालों से 6 महीने का टाइम लिया था, तो मेरे दिमाग में एक था, अगर बैकअप प्लान भी तो होना चाहिए ना सर। अगर मेरा ये 6 महीने में कुछ नहीं हुआ, क्योंकि कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा हम सुनते हैं, अगर मेरा ये 6 महीने में कुछ नहीं हुआ तो मेरे दिमाग में क्लियर था सर, मैं उधर ही कुछ भी छोटी मोटी जॉब कर लूँगा, पर सिलेक्शन लिए बगैर घर नहीं जाऊँगा, है ना। तो ये सिचुएशन में डर लगता था जब कंपटीशन। और सर मेरी कोचिंग में एक बंदा था, सर हमें प्रॉब्लम डिक्टेट कर रहे हैं, हम प्रॉब्लम लिख रहे हैं, हमारे टाइम पे तो ये ऑनलाइन वाला सिस्टम था नहीं, तो सर ऐसा प्रॉब्लम डिक्टेट करते थे, हमें लिखना पड़ता था और फिर उसके बाद वो सॉल्यूशन एक्सप्लेन करते थे। तो प्रॉब्लम डिक्टेट करके हम क्वेश्चन मार्क के नीचे का फुल स्टॉप लगा रहे, उससे पहले वो बंदे का आंसर आता था। और ये देख के तो और फिर वही जो आपके मन में आया, और फिर सिचुएशन खराब होती थी। ओके। तो फिर ऐसा देखते थे ना, फिर टेंशन आता था। अब ऐसे सिचुएशन में यार आपके पास चॉइस क्या है,
अगर आप उधर हार गए तो आपके पास चॉइस क्या है? आप जिस सिचुएशन में हो, आपकी सिचुएशन उससे बदतर होने वाली है। तो जब आपको वो बदतर वाला सिनेरियो दिखता है ना, तो एनर्जी अपने आप आती है कि आप एफर्ट करो और आप उधर ना जाओ, उसके लिए और ताकत लगाओ और ऊपर आ जाओ। और इसके अलावा मैं हमेशा कहता हूँ सर, आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग होने ज़रूरी है जिनसे आप हर चीज़ शेयर कर सको, पहली बात। दूसरी बात, वो सिचुएशन को समझकर वो आपको सही नसीहत दे सके। ये आपकी ज़िंदगी में अगर है तो फिर आप बहुत सारे टेंशन से आराम से निकल जाते हो। अब मेरा क्या था कि मैं ये एक शुरुआत से एक इंट्रोवर्ट इंसान रहा हूँ, तो मैं ज़्यादा किसी के साथ चीज़ें शेयर नहीं हाँ करता। जी, बदला ले रहे हो। तो बस टेंशन जब भी आता था मैं कुछ नहीं करता था, मैं घर पे कॉल लगा के बस मम्मी के साथ बात कर लिया करता था। हाँ, मम्मी को कुछ सिचुएशन या टेंशन उसके बारे में कुछ भी नहीं बताता था, बट हाँ मम्मी के साथ बात करके हल्का लगता था। हाँ, टेंशन कम हो गया, फिर आपका जो भी है करते रहो। ये इन द एंड ओवरऑल सिचुएशन को आपको ही टैकल करना होता है। तो ये रहा। और सर फिर है ना, एक और मैं बच्चों को कहता हूँ, अपनी जर्नी से ही सीखा है कि यार इन द एंड आपके पास कुछ ऐसी आदतें भी होनी चाहिए जो आपको ऐसी सिचुएशन से बाहर निकलने में मदद करे। तो इत्तेफाक से कहो, टचवुड, एक आदत थी मेरी पढ़ने की। तो अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ने का मुझे शौक़ था। तो मोटिवेशनल शायरी पढ़ ली या फिर ऐसा लिटरेचर पढ़ लिया, कुछ ऐसे किस्से सुन लिए, पॉडकास्ट सुन लिए। तो ये आदत पहले से रही है। तो ऐसे सिचुएशन में वो जो पढ़ी हुई चीज़ें होती है जो हमें अगेन एक डायरेक्शन देने का काम करती है, तो वहाँ से भी बाहर आने के लिए बहुत मदद मिलती है। तो सर मैंने कोट पढ़ा था और उस कोट में है ना एक्चुअली में जीवन की सच्चाई बोली गई है। तो वो कोट कहता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो 3 चीज़ें सॉल्व नहीं कर सकती। कितनी भी खतरनाक प्रॉब्लम क्यों ना हो, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको या तो टाइम चाहिए, या फिर पैसा चाहिए, या फिर सही इंसान चाहिए। दुनिया में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम एग्जिस्ट नहीं कर सकती जो ये 3 चीज़ें सॉल्व कर ना सके। और जब भी आप मतलब मैं किसी भी परेशानी वाली सिचुएशन में रहता था, तो बस वो चीज़ मेरे दिमाग में आती थी, तो फिर दिमाग तुरंत काम करने लगता है, यार ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मुझे क्या चाहिए? यार तो टाइम चाहिए या पैसा चाहिए जो उस वक्त था नहीं, तो फिर उसका अगेन वो टाइम के पास आता, थोड़ा टाइम लग जाएगा तो फिर वो भी चीज़ आ जाएगी, या फिर सही इंसान। अब सही इंसान अगर वो आपके पास इन तीनों में से कोई भी चीज़ है, आप हर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। तो बस परेशानी वाली सिचुएशन में या तो कुछ अच्छी आदतें आपको काम आएगी, या फिर कुछ लोग होंगे जो आपको काम आएंगे। तो सर अब लास्ट सवाल पूछते हैं, ठीक है। अगर आपकी लाइफ पर कोई मूवी बने तो आप उस मूवी का टाइटल क्या रखना चाहेंगे? 251 रूल ऑफ पजल को छोड़कर। फिलहाल ये रख सकते हैं, टीचर बाय चांस एंड मेंटर बाय चॉइस। टीचर बाय चांस एंड मेंटर बाय चॉइस। बढ़िया मूवी, बनाएंगे सर, जल्दी बनाएंगे। मेरा भी कैरेक्टर रहेगा उसमें। आपका सबसे कैरेक्टर रहेगा सर। सो सर फाइनली बहुत अच्छा लगा आज आपके बारे में जानकर। सारी चीज़ें बताइए आपने, बहुत कुछ बताया है, मतलब बहुत सी चीज़ें तो मैं भी नहीं जानता था जो आज पता चला है। एक बहुत अच्छी चीज़ निकली ना सर इस पॉडकास्ट से, तो वो मेरे हिसाब से निकली है डेफिनेशन ऑफ फेलियर। यस। जो हम लोग बोलते थे ना, अगर एग्ज़ाम नहीं निकला तो ये फेलियर है, 9th में फेल हो गया तो ये फेलियर है। एक्चुअली वो फेलियर नहीं होता है, वो तो हम एक चीज़ है जो करना चाहते हैं वो नहीं अचीव हुई, उसके अलावा आप लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती है। और सेकंड चीज़ एक आपके बारे में पता चला, आप अपने पेरेंट्स को अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाते भी थे। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके कोई सवाल है जो आप पूछना चाहते हो क्लास में पूछ सकते हो। बाकी मैं जितना पूछ सकता था इस पॉडकास्ट में हम लोगों ने सारी चीज़ें कंप्लीट की। सर लास्ट में ना कुछ मतलब अब आप हो साथ में तो डेफिनेटली बच्चा तो एक एक्सपेक्ट करेगा कि कुछ मोटिवेशन लाइन हो जाए। तो सर एक कविता है शुभम शाम की, बहुत प्यारी कविता है। मतलब मैं अगेन वही कहा ना कि जब जब मुझे डाउन फील होता है तो कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ने या सुनने के बाद आगे क्लैरिटी मिल जाती है, क्या करना है वो आपको डायरेक्शन मिल जाती है, हौसला मिल जाता है। तो शुभम शाम की ही एक कविता है, हर एक संकट का हल होगा, तो वो पढ़ के सुनाता हूँ। बहुत प्यारी कविता है। हर एक संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। माना कि है अंधेर बहुत, चारों ओर नाकामी है, माना कि थक के टूट रहे सफ़र अभी दुर्गामी है। जीवन की आपाधापी में जीने का ठिकाना छूट गया, माना कि हिम्मत टूट गई, आँखों में निराशा छाई है। माना कि हिम्मत टूट गई, आँखों में निराशा छाई है,
माना कि चांद पे ग्रहण और रात अभी गहराई है, पर कृष्ण ने साफ कहा है कि बस कर्म तुम्हारा कल होगा, और कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। क्या बात है सर, क्या बात है। तो- तो ये लाइनें सर मैं हम लोग जब साथ में थे ना मुंबई में तब सुनता था। हाँ। बहुत प्यारी लाइन थी। बहुत प्यारी कविता है सर। मतलब ये वही लाइनें होती है जो हमें आगे हौसला देने का काम करती है। क्योंकि यार सर लोग कहते हैं मोटिवेशन से क्या होता है। हाँ सर अगर मोटिवेशन से कुछ नहीं होता तो फिर महाभारत के युद्ध में बीच में युद्ध रोककर भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता नहीं सुनाते। हाँ क्योंकि क्या होता है ना, जिस मोमेंट पे आपका हौसला टूट जाता है वहाँ पर आपको कुछ ऐसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जहाँ से आप अपना हौसला फिर से समेट सको और अपनी आगे की कहानी वैसे लिख सको जैसा आप चाहते हो। तो यार सर मेरी कहानी के बारे में जितना भी था अब तक वो मैंने इस कहानी में तो सारा शेयर कर दिया है। अब बस सर एक छोटा सा सवाल रही है। हाँ। कुछ दिनों पहले कुछ बदलाव हुआ है आपकी लाइफ में तो वो बदलाव कैसा लग रहा है? सर वो बदलाव तो अभी अच्छा ही लग रहा है। अगेन एक लाइफ का नया फेज़ एंजॉय कर रहा है और मतलब ये डिसीजन मैं ले लूँ इसके पीछे जो जो लोग थे और जिन जिन लोगों की बहुत अहम भूमिका रही है उनमें ये भी इंसान एक है कि जो मतलब अच्छा मैं जो जो लोग नहीं समझ पाए मैं उनको बता दूं। सर शादी की बात कर रहे हैं। मतलब एक टाइम था, टाइम हो चुका था एक्चुअली, टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका था। तो फिर उसके बाद से ये इंसान मेरे पीछे पड़ा था यार। आपकी ज़िंदगी में कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि जिनको आपकी ज़िंदगी सेटल होते हुए देखनी होती है। अब इसके लिए जो जो भी उनसे बन सकता है वो करते रहता है। तो फिर प्यार से हो, टॉन्टिंग से हो, फिर किसी भी तरीके से वो आपके पीछे पड़े रहता है। तो इन द एंड यार मैंने मेरी ज़िंदगी में एक चीज़ सीखी है कि तरीका जैसा चाहे कुछ भी हो, उसके इंटेंशन अगर आपको समझ में आता है और वो सही लगता है तो फिर वो इंसान आपके लिए सही है ना। तो फिर मजाक मजाक में टांग खींचना हो गया है ना, फिर कुछ अच्छे से समझाना हो गया, फिर कुछ चैलेंजेस भी बताते थे। सर यार देखो मेरी शादी हो गई है, अब मेरा गणित ऐसा ऐसा बैठ रहा है, आगे के ये प्रॉब्लम्स हैं, वो आपके एक एज के बाद और ज़्यादा बड़े लगने लगेंगे। तो फिर ये सारी चीज़ें होती है जो आपके ज़िंदगी में सही इंसान ही आपको सर समझा सकता है। तो अच्छा लग रहा है सर। बहुत बढ़िया जर्नी रही है सर। और मैक्सिमम पॉइंट से ना मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ कि जो चीज़ें आपने देखी है वो मैंने भी देखी है। कहीं ना कहीं मैंने भी ये चीज़ें फील की है कि ऐसा होता ही है सर लाइफ में। और जो बात बोली ना इन द एंड यही वाली बात आती है कि यार चलना होता ही है। मतलब आप रुक नहीं सकते। आपने जो भी चीज़ें देखी है आपके साथ सही हो रहा गलत हो रहा, किसी और ने आपके साथ सही किया गलत किया, वो मैटर नहीं करता है। आप अपनी लाइफ को कहाँ लेकर जाना चाहते हो वो आपके हाथ में होता है। और अगर आप कंटिन्यू एफर्ट लगाते रहे तो पहुँच ही जाएंगे। सर ये आपकी ज़िंदगी है और आपकी जिम्मेदारी है। आपकी जिम्मेदारी आपकी ज़िंदगी आपकी जिम्मेदारी है। हम थोप नहीं सकते किसी और के ऊपर, है ना, कि हमारे पापा ने ऐसा बोल दिया था इसलिए हमने ऐसा कर दिया, मम्मी ने ऐसा बोल दिया था। तो ये सारी चीज़ तो रहती है। चलिए सर बहुत मज़ा आया आज के पॉडकास्ट में। सर मुझे भी अच्छा लगा, है ना, क्या है बहुत सारी चीज़ें समझ में भी आई है। कुछ सीखने को मिला सर। मतलब सच बताओ ना तो कुछ कुछ सीखने को मिला है। जो हम लोग हमेशा साथ में होते हैं तो साथ में उस लेवल की बातें नहीं हो पाती, बकैती जो तो करते हैं साथ में बकैती थोड़ी ज़्यादा होती है ना। बट यहाँ पर आज के सेशन में कुछ सीखने को भी बहुत कुछ मिला है कि ये चीज़ें होती है, लाइफ को किस तरीके से जिया जाता है। बहुत मज़ा आया सर। आई होप कि बच्चों आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगा होगा ये पॉडकास्ट। और एक्चुअल में जो आप पूछना चाहते हो ना क्लास के बीच में, क्लास के जो सचिन सर कई बार नहीं हमेशा इग्नोर करते इन चीज़ों को, है ना, बात नहीं करना चाहते या बताते नहीं है। पढ़ाने में वो इतने खो जाते हैं कि उनका मन वहाँ होता है कि पढ़ाया जाए। तो वो सारे सवाल आज आपको मिल ही गए हैं। अब अच्छे से बस मेहनत करो और बहुत ही जल्द आप लोगों को भी हम लोगों से मिलने का मौका मिलने वाला है सर। कल हमारी सक्सेस पार्टी हुई थी, सारे बच्चे मिले थे। सर बच्चों को देख के क्या लगा? मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग क्लास ले रहे होते हैं, बच्चा मैसेज करता नहीं हो रहा है नहीं हो रहा है, और कल की पार्टी देखकर आपको क्या लगा, क्या फील आया? सर मैं आप ही की लाइन बोलता हूँ। सुमित सर ने मुझे कल एक लाइन कही थी, सर कुछ बच्चों के देख के ऐसा लगता है यार सिलेक्शन लेना कितना आसान है, और कुछ बच्चों के देख के लगता है यार ये बहुत बड़ा टास्क है। तो यार अब इसके पीछे का अगर आप लॉजिक और भावना समझ लोगे ना तो शायद आपको अपनी जर्नी जल्दी कंप्लीट करने में हेल्प मिल सकती है। इसके पीछे का भाव ये है यार, उन लोगों को देख के ये लगता है सर सिलेक्शन लेना बहुत आसान है जो लोग कंसिस्टेंटली सिंसियरली बताई हुई चीज़ें फॉलो करते हैं। क्योंकि यार सर हम बोलते हैं यार ये बैच थी, इस बैच में से ऑल इंडिया रैंक 95 आई SBI PO में और पहले अटेम्प्ट में सिलेक्शन लिया। ये बैच थी केतन गुप्ता, उस बैच से सिलेक्शन लिया, ऑल इंडिया रैंक 77 निकाली SBI PO में। पर यार सर उसी बैच में बाकी बच्चे भी होते हैं
जिनको सिलेक्शन लेने में दूसरा अटैम्प्ट लगता है, तीसरा अटैम्प्ट लगता है, चौथा, और सर उस बैच में ऐसे भी बच्चे रहते हैं जिनका सिलेक्शन नहीं होता। फ़र्क क्या होता है सर? पढ़ाने वाले तो हम ही लोग हैं, है ना? मतलब हम ही लोगों से पढ़ के ऑल इंडिया रैंक 77 आ रही है, 95 आ रही है, और हम ही लोगों से पढ़ के कुछ बच्चे ऐसे भी रहता है कि यार जो सिलेक्शन तक नहीं पहुंच पाता है। तो मैं हमेशा यही चीज़ पहले लेक्चर में बोलता हूँ यार कि आप क्या करते हो वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि आपका सिलेक्शन आप लोग डिसाइड करोगे। क्योंकि इनपुट देने वाले तो हम ही हैं, आज भी सुमित सर पढ़ा रहे, रीजनिंग भी मैं ही पढ़ा रहा हूँ, तो इनपुट तो सर हम ही ने उनको पढ़ाया है ना। तो आपकी रेगुलरिटी और कंसिस्टेंसी, तो कल बच्चों के साथ जब मिलता है ना सर, सिलेक्टेड बच्चों, जब भी सिलेक्टेड बच्चों के साथ मिलता है और जब भी बच्चों की कहानियाँ सुनते हैं, तो वो अपनी जर्नी याद आती है। आपको भी ऐसा बहुत बार लगा होगा यार कि यार ये चीज़ है, ये परेशानी तो अपनी भी कहानी में थी, है ना। अब कुछ कुछ बच्चे थोड़ा सा शर्माते हैं, कुछ कुछ अतरंगी चीज़ें अपनी जर्नी से शेयर करने के लिए, बट कुछ कुछ शेयर कर जाते हैं, तो फिर यार लगता है ये तो हरकतें हमने भी करी है। तो वो ज़िंदगी को दोबारा मिलने का मौका जीने का मौका जो यादें बन चुकी है दिमाग के किसी एक हिस्से से बाहर आती है और फिर से हम उसको जीने लगते हैं। तो यार बातें तो बहुत सारी हो गई, है ना। अब अगली बारी है सुमित सर के बारे में जानने की, है ना। क्या क्या चीज़ें उनकी लाइफ में रही, किन किन चीज़ों ने सुमित सर को सुमित सर बनाया, है ना। आज आपको जो सुमित सर दिख रहे हैं, तो उस इंसान को बनने के पीछे कुछ हादसे, कुछ कहानियाँ, कुछ एफर्ट्स रहे हैं, वो जानने के लिए हम मिलेंगे एक और पॉडकास्ट में सुमित सर के। अच्छा, मतलब अपना पॉडकास्ट करने वाले को। हाँ, करना। हाँ, तो फिर साथ में एक और चीज़ है कि अगर आपको कुछ सवाल रह गया है सचिन सर से पूछने का, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, तो मेरे पॉडकास्ट में भी हम सचिन सर से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछ लेंगे। ठीक है सर? ओके सर, चलिए, डन। ओके, तो एंजॉय योर टाइम।